नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल विला में हर कोई अनाया को जानवी के बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरता है। वही भवानी शेरगिल और काजल तो अनाया को माफी मांगने तक की बात कर देती है, जिसे सुनकर दोनों भाई गुस्सा हो जाते हैं। तभी अरुणा जिंदल थोड़ी दुखी आवाज में बोली, मुझे पता है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन हम उसकी गलतियां छुपा नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया ने लाइफ उसे गलती करते हुए देखा है। अगर उसने गुस्से में किसी को धक्का दे दिया तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यह सुनकर पास बैठे हुए मोहन जिंदल थोड़ी कड़क आवाज में बोले, अरुणा बस बहुत हुआ, हम कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारी बच्ची पर इस तरह से इल्जाम लगाओगी। तुम्हें सच्चाई के बारे में कुछ पता भी है। जो कुछ भी बाहर वाले बकवास कर रहे हैं, तुम बस उसे सुने जा रही हो और हमारी बच्ची को कसूरवार ठहरा रही हो। तुमने यह भी जानने की कोशिश की है कि हमारी बच्ची क्या कहना चाहती है, या तुम्हें उसकी चिंता भी है? बस तुम उसे कसूरवार ठहरा रही हो। वही अपने हस्बैंड की बात सुनकर अरुणा जिंदल की नजर झुक गई। लेकिन तभी भवानी शेरगिल बोली, माशा ने कुछ गलत नहीं कहा। इस बार गलती अनाया की है। आपको उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम तो उसकी भलाई की ही बात कर रहे हैं। यह सुनकर मोहन जिंदल गुस्से में कड़क आवाज में बोले, भवानी अपना मुंह बंद रखो। यह मत भूलो कि तुम जिंदल खानदान की प्रिंसेस की बात कर रही हो। अगली बार अगर उसके खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि हमने तुम्हें बेटी की तरह पाला है और जिंदल परिवार की बेटी का हक दिया है। वही उनके गुस्से में छिपी धमकी सुनकर पूरा हॉल सन्नाटा छा गया। आज भी उनकी आवाज में इतना रौब था कि अच्छे अच्छे लोगों को थर थर काटने के लिए मजबूर कर सकता था। भवानी शेरगिल जो हमेशा उछलती थी और खुद का घमंड दिखाती थी, आज वह किसी भीगी बिल्ली की तरह चुप हो गई थी। अंदर से तो उसे गुस्सा रहा था, लेकिन उसे मोहन जिंदल की बातों से डर भी लग रहा था। वह जानती थी कि मोहन जिंदल अपने जमाने में कितने खतरनाक हुआ करते थे। वह इतनी उछल उछल कर बातें और इतना घमंड से इसीलिए दिखा रही थी क्योंकि अरुणा जिंदल हमेशा उसकी साइड होती थी, लेकिन आज तो वह भी चुप बैठी थी। तभी हर्षद के चाचा धीरज जिंदल थोड़ी कड़क आवाज में बोले, भवानी पापा जी सही कह रहे हैं। तो बिना किसी वजह की हमारी प्रिंसेस पर इल्जाम लगाना बंद करो। वह इस खानदान की बेटी है और अगर उससे कोई गलती हुई है तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे सॉल्व ना किया जाए। उसकी हामी में हामी भरते हुए उनके बड़े भाई भी बोल पड़े, एक सही बात है। इस तरह से हमारे बच्चे को बुरा कहना बंद करो। तभी हर्षद की चाची साक्षी जिंदल जो खुद एक जज थी, वह थोड़ी कड़क आवाज में बोली, और वैसे भी मैं भी देखती हूँ कि मेरी प्रिंसेस को गलत कौन ठहरता है। इतने कानून के दाव पेच तो मुझे भी पता है कि मेरी बेटी की उसमें कोई गलती नहीं थी। गलती सारी उस जानवी नाम की लड़की की थी। कपूर इंडस्ट्री अनाया की जगह है। वह बेवकूफ लड़की खुद वहां जाकर सामने से तमाशा कर रही थी, और अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ तो वह उसकी गलती है। उसे वहां किसी ने बुलाया नहीं था। वही साक्षी जिंदल की बात सुनकर पूरा परिवार खामोश हो गया, खास करके भवानी शेरगिल। वह जानती थी कि उसकी यह छोटी भाभी बहुत ज्यादा चालाक और पावरफुल है। वह अच्छे अच्छे क्रिमिनल को अपने सामने झुकाने की ताकत रखती थी और वह काफी स्ट्रीट मिजाज की थी। वही बहस बढ़ता देख हर्षद थोड़ी कड़क आवाज में बोला, अभी आप लोग अपने अपने कमरे में जाए। प्रिंसेस ठीक है, हमारी बात उसे हो गई है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आगे क्या करना है वह हम देख लेंगे। इसलिए बिना वजह अपनी एडवाइस देना बंद कर दीजिए। यह सारी बातें उसने भवानी शेरगिल और काजल को देखकर कही थी। इतना बोलकर वह सभी लोगों वहां से चले गए। पीछे काजल और भवानी शेरगिल बस गुस्से में मुठिया कस लेती है, जैसे उनके हाथ से सब कुछ फिसल रहा हो। काजल थोड़ी धीमी आवाज में बोली, क्या इस बार बाजी हमारे हाथ से चली जाएगी? तो भवानी शेरगिल इतराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वह लड़की इस बात नहीं बच सकती। इस पर मैंने जाल ही ऐसा बिछाया है। अब तक तो वह शायद मर भी चुकी होगी, और अगर जिंदा भी होगी तो मौत की कगार पर होगी। इतना बोलकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह लोग यह नहीं जानते थे कि यह सारा तमाशा पेंट हाउस में बैठे हुए हर्षवर्धन और अनाया देख रहे थे। वह दोनों ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और हर्षवर्धन ने अपनी प्यारी सी बीवी को अपनी बाहों में कसा हुआ था और लैपटॉप स्क्रीन पर जिंदल विला की सारी बातें सुन रहे थे।
अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, वैसे हस्बैंड क्या लगता है यह तमाशा कितने वक्त तक चलेगा? तो हर्षवर्धन उसका सर सहलाते हुए बोला, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है अपनी बर्बादी की। जैसा तुम चाहो बीवी। वैसे तो जिंदल विला में ज्यादा माइक नहीं थे, इसीलिए उनकी बातें नहीं सुनाई देती थी। जब वह कोई जोर से बात करते थे तभी सुनाई देती थी, लेकिन अनाया और हर्षवर्धन दोनों ही लिप रीडिंग में माहिर थी, इसलिए जिंदल विला में जो भी बहस हुई उन लोगों ने साफ साफ सुनी। अनाया को अच्छा लगा कि उसके मामा मामी और नाना जी उसके साथ थे, और उसने अनाया को गलत नहीं समझा, लेकिन उसे अरुणा जिंदल की बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था। अनाया थोड़ी गुस्सेल और नाराज वॉइस में बोली, मुझे तो कभी कभी शक होता है, क्या अरुणा जिंदल सच में मेरी नानी है? वह कितनी बेवकूफ है, उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। यह सुनकर हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, बीवी हर कोई तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हो सकता। चलो अब आराम करो, वैसे भी तुम्हें कल के तमाशा के लिए तैयार होना है। मेहता परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें धमाका भी करना है। इतना बोलकर वह लैपटॉप स्क्रीन बंद करके उसे साइड में रख देता है और उसे अपनी बाहों में कस लेता है। अनाया जो अभी भी नींद से उठी थी, क्योंकि उसने दवाएं ली थी, उसे अब नींद नहीं आ रही थी, तो वह हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए मासूम शकल बनाकर अपनी उंगली से उसके शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, वैसे अभी मुझे नींद नहीं आ रही, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? इतना बोलकर वह हल्का सा नीचे झुकी और उसकी गर्दन पर अपने गीले होठों से हल्की सी किस कर दी। वहीं उसकी हरकत से हर्षवर्धन की पूरी बॉडी में कर्ट सा दौड़ गया। एक तो वह पहले ही अनाया के लिए पागल रहता था, ऊपर से अनाया की हरकत उसे हैवान बना रही थी। वह अनाया की कमर को सहलाते हुए अपनी हस्की वॉइस में बोला, बीवी मुझे उकसाना बंद करो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इस वक्त तुम मुझे झेलने की ताकत नहीं रखती। वही उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। वह एक झटके से हर्षवर्धन के ऊपर आ गई और उसने हर्षवर्धन के दोनों हाथों को उसके सिर के पास पहुंचा दिए और बिना किसी वार्निंग के हर्षवर्धन के होठों पर टूट पड़ी। अनाया के किस करते ही हर्षवर्धन के अंदर एक आग सी लग गई। थोड़ी देर के लिए तो वह बिल्कुल चौंक सा गया, आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी उसे उकसा रही है, तो वो भी उसका साथ देने लगा। एक लंबी पैसिनेट किस के बाद हर्षवर्धन लंबी सांसें भरते हुए अनाया से कर्कश आवाज में बोला, बीवी तुम्हारी यह हरकत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी, तुम मेरे अंदर के जानवर को जगा रही हो। लेकिन हर्षवर्धन को अब कौन समझाए कि यह सब कुछ कहीं ना कहीं उसे जहर का असर था, जो उसके ऊपर किसी नशे की तरह काम कर रहा था। और अनाया यह सब कर रही थी और अपनी सारी शर्मा छोड़ चुकी थी। क्या हर्षवर्धन और अनाया आज होंगे वापस एक और अपने प्यार को देंगे नया मुकाम? क्या जानवी होगी अपनी चाल में कमिट और जिंदल परिवार का यकीन टूटेगा? प्रिंट हाउस में अब तक हम लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और हर्षवर्धन अनाया को रोकते हुए बोला, बीवी रुक जाओ, अभी तुम ठीक नहीं हो। लेकिन अनाया मानने को तैयार नहीं थी। हर्षवर्धन की वार्निंग को अवॉइड करते हुए वो हर्षवर्धन की ही टाई से उसके हाथ को पीछे बिस्तर पर बांध देती है। अनाया की यह हरकत हर्षवर्धन समझ पाता उससे पहले ही अनाया एक झटके से हर्षवर्धन की शर्ट को फाड़ देती है, जिसकी वजह से हर्षवर्धन के सारे बटन जमीन पर गिरकर आवाज करने लगे। हर्षवर्धन तो अभी भी सदमे में अपनी आंखें खोल अनाया को देखे जा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। अभी वह कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया अपने गीले होंठ हर्षवर्धन की गर्दन से नीचे घुमाने लगी। हर्षवर्धन जो कुछ बोलने वाला था, उसकी सांसें तो बेकाबू होने लगी थी, क्योंकि यह पहली बार था कि अनाया ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था। हर बार वही अनाया के सामने अप्रोच करता था और उसे प्यार करता था, लेकिन पहली बार अनाया उस पर हावी हो रही थी, इसलिए हर्षवर्धन खुद पर से कंट्रोल हो रहा था। वह चलते हुए धीमी आवाज में बोला, ऐना शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, तुम भूखे भेड़िए को जगा रही हो, बाद में मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर वह लंबी लंबी सांस खींचते लगा। वही उसकी बात सुनकर अनाया उसके ऊपर जाते हुए उसकी आंखों में देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर हस्बैंड, आपको खुद पर काबू करने को कह भी कौन रहा है? इतना बोलकर वह उसके होठों को चूम लेती है और अपने दांतों के बीच उसके निचले होंठ को दबाकर जोर से काटते हुए खींचती है, जिसे हर्षवर्धन के मुंह से हल्की सी आवाज निकल जाती है। उसके साथ साथ उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वह अंदर से हार्ड हो जाता है। यह बात अनाया ने भी महसूस कर ली, क्योंकि वह उसके ऊपर ही बैठी हुई थी
अनाया उसे किस करते हुए उसकी कमर तक आ गई थी और हर्षवर्धन अभी भी मचल रहा था। वो हल्के से हर्षवर्धन के पेट को चूमती है और उसकी हार्ड बॉडी को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मिस्टर हस्बैंड, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहे हो। इतना बोलकर वह एक विनिंग मुस्कान दे देती है, जैसे वह जंग जीत चुकी हो। वही उसकी हरकत से हर्षवर्धन बेकाबू मर्दानी आवाज में बोला, बीवी बहुत हुआ, ऐसा मत करो, तुम मुझे बेचैन कर रही हो, आगे तुम पछताओगी, वैसे भी अभी तुम बीमार हो। इतना बोलकर वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। अनाया बिना कुछ सोचे समझे उसकी हार्ड बॉडी पर अपने होंठ रखते हुए एक किस करती है और यही हर्षवर्धन की आखिरी लिमिट थी। वो एक झटके से उस टाई को तोड़ देता है और अनाया को खींचते हुए उसे अपने नीचे करके उसके ऊपर आते हुए उसके होठों पर बेकाबू तरीके से चुनने लगता है। उसने चंद सेकंड में ही उसकी ड्रेस को फाड़कर नीचे फेंक दिया था। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अनाया कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। कहा वह थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन पर हावी हो रही थी और अब हर्षवर्धन उसे पागलों की तरह चूम रहा था। थोड़ी ही देर में वह दोनों बिना कपड़ों के चादर के अंदर लिपटे हुए थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। यही सिलसिला तकरीबन आधी रात तक चलता है और आखिर में थककर अनाया उसके सीने पर सर रख कर ही सो जाती है। वही हर्षवर्धन आज बहुत खुश था। वो ऐसे ही अनाया को अपनी बाहों में कसे हुए लेता था और वो किस सोच में डूबे हुए छत को देख रहा था। आज का दिन उसके लिए काफी यादगार था। आज उसकी बीवी ने शर्माते हुए ही सही, लेकिन उसकी और पहल की थी। हर बार प्यार जताने के लिए हर्षवर्धन ही आगे बढ़ता था। आज वह दिल से खुश था कि उसकी बीवी भी उसे उसी तरह से चाहती है जिस तरह से वह उसे चाहता है, और वह भी उसी तरह बेकाबू हो जाती है जैसे वह अनाया को देखकर हो जाता था, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह उसके मन में क्या चल रहा है वो कभी समझ नहीं पता था। वह इसी तरह की सोच में डूबे हुए उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और अपनी ही सोच में गुम हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी ओर आलीशान हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम हो चुका था। हर तरफ प्रेस मीडिया बैठ चुकी थी। जानवी मेहता आज भी अस्पताल में एडमिट थी, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को अस्पताल में ही अरेंज किया गया था। मीडिया में कुछ चैनल कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। उन्हें आज मिर्च मसाला मिलने वाला था, तो कुछ लोग अपनी टीआरपी कैसे बढ़ाए इस बारे में सोच रहे थे। लेकिन यहाँ बेटा हर शख्स अनाया के खिलाफ था। कोई कह रहा था, कितनी घटिया लड़की है, अपनी बहन के बच्चे को मार डाला। इस तरह की बातें वहां हो रही थी। इस अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में मेहता परिवार बैठा हुआ था, जहां पर जानवी अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और बाकी लोग खड़े थे। वहां का माहौल काफी गंभीर था। जानवी अभी भी खुद को सिंपैथी गेन करने के लिए मायूस और उदास दिखा रही थी, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वही मेहता परिवार उसे एकदम उलट था। उनकी नजरों में तो अब एक चमक थी, क्योंकि उन लोगों ने अनाया को नीचा दिखाने की और लूटने की साजिश कर ली थी। विशाल की लालची बहन दिव्या गुस्सा करते हुए बोली, वैसे मॉम मैं तो कहती हूँ अनाया को सबक सिखाने की जरूरत है। उसकी वजह से भैया का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसे कंपनसेशन देना होगा। तभी विशाल की माँ भी बोल पड़ी, सही बात है, हम उसे कपूर इंडस्ट्री ही छीन लेंगे। यह सुनकर जहां बाकी का परिवार की आंखों में चमक थी, शिवाय विशाल के, क्योंकि उसे तो अभी भी अनाया चाहिए थी। वही बिस्तर पर लेटी हुई जानवर की आंखों में भी साफ साफ लालच नजर आ रही थी। उसे उम्मीद की किरण मिल रही थी कि अब उसे कपूर इंडस्ट्री मिल जाएगी। तभी दिव्या मुंह बिगाड़ते हुए विशाल को देखकर बोली, भैया आप उसे अनाया को छोड़ना मत, उसकी वजह से ही यह सब हो रहा है। वैसे तो उसके दिल में खुश थी कि अब उसे जानवी को झेलना नहीं पड़ेगा और वह उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि उसे जानवी का बैकग्राउंड अपने परिवार के लिए सूटेबल नहीं लगता था। और यही बात पूरे मेहता परिवार पर लागू होती थी। रही बात विशाल की, तो वह अभी भी अनाया के पीछे पागल था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी जानवी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, वह रोते हुए बोली, विशाल तुम सच में अनाया को सबक सिखाना, उसकी वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया। मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। आखिरकार यह मेहता परिवार का वारिस था। इतना बोलकर वह रोने लगी, जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती इंसान खो दिया हो। तभी उसे आश्वासन देते हुए विशाल की माँ बोली, शांत हो जाओ जानवी, हमने भी अपने पर पोते को खोया है, तुम चिंता मत करो, इस चीज की कीमत अनाया को चुकानी पड़ेगी। वहीं उसके बाद सुनकर जानवी के दिल में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। वह जानती थी
कि वह सामने से अनाया का कुछ नहीं कर सकती। ना ही उसके पास पावर थी, नहीं उसके पास इतने रिसोर्सेस थे, लेकिन मेहता परिवार यह कर सकता था। लेकिन अब इस बेवकूफ जानवी को कौन समझाए कि हिमालय को कोई चींटी नहीं हिला सकती। अनाया वह शख्सियत थी जिसके आगे हर्षवर्धन रावत खड़ा था, और अगर हर्षवर्धन को भूल भी जाए तो अनाया खुद एक तूफान थी जो मेहता परिवार जैसे लाखों लोगों को एक साथ अपने एक इशारे से खत्म कर सकती थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी असली पावर के बारे में जानवी जानती नहीं थी, और अब तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जिंदल परिवार भी था। क्या होगा जब जानवी को अनाया की असलियत पता चलेगी? क्या जिंदल परिवार आएगा अनाया की मदद के लिए? और क्या आगे भी इन लोगों की जिंदगी में ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।